हेलो गाइस, तो क्या हाल है हम सभी के। आई होप सब बढ़िया होंगे एंड प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी आप लोग की, है ना। तो 2019 का हम लोग पेपर डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस करा चुका हूँ आपको 14 क्वेश्चन तक। तो जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पहले पार्ट 1 चेक कर लो, उसके बाद हम अपना पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, मैंने क्वेश्चन पेपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, तो जिसको अगर साफ से नहीं दिख रहा है तो वो लोग क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, 14 तक हम लोग डिस्कस करा चुका है पार्ट 1 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है एसिटल्डोऑक्साइम में एसिटल्डोऑक्साइम होता क्या, पहले बनाते हैं CH3CHNOH, है ना। ये होगा एसिटल एल्डोऑक्साइम। हाँ, दिस इज द एसिटल एल्डोऑक्साइम। इसमें क्या डाल रहे हैं, Na डाल रहे हैं। तो Na जैसे ही तुम इसमें डाल दोगे, एसिटल एल्डोऑक्साइम में Na डालोगे तो क्या होगा, यहाँ से H2O, मतलब Na को डाल रहे हैं और अल्कोहल की प्रेजेंस में, ठीक है, अल्कोहल की प्रेजेंस में डाल रहे हैं, तो यहाँ से H2O बाहर होगा और NH यहाँ जुड़ता है, तो क्या बनता है आपका CH3CH2NH2, अमीन बन जाता है। और अमीन में क्या डाल रहे हैं हम, NaNO2 डाल रहे हैं, तो NaNO2 डालते हैं अमीन्स में, ये तो पता होगी, बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। NO2 की जगह क्या बन जाता है, अल्कोहल तैयार हो जाता है, OH, ठीक है। सो दिस इज द प्रोडक्ट। आपसे बोल रहा है बी क्या होगा, तो बी हो गया आपका C2H5OH, दैट इज बी, मतलब 15 का बी, इथेनॉल, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, विच अमंग द फॉलोइंग सॉलिड शो फ्रैंकल डिफेक्ट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट कहाँ होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट वहाँ होता है जहाँ थोड़ा सा साइज, जो आयंस है उनका डिफरेंस थोड़ा सा, मतलब आयंस के बीच का जो डिफरेंस, कैटायन और एनायन के बीच का थोड़ा डिफरेंस हो, सेम होता है ऑलमोस्ट, तो हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट होता है। तो यहाँ पर किसके अंदर होगा डिफरेंस, AgCl, लाइक AgBr होता है, तो AgBr के जैसे AgCl के अंदर हमारा क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट शो हो सकता है, ठीक है। जहाँ पर एनायन क्या होते हैं, थोड़े से ज़्यादा बड़े होते हैं रेदर देन कैटायंस, ठीक है। तो NaCl, CHCl, NaCl, CHCl, ये हमारे क्या शो करते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट शो करते हैं। और हमारे AgCl, AgBr, ये हमारे क्या शो करते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये ध्यान रखना है, AgBr इज द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इट कैन शो फ्रैंकल एज वेल एज शॉर्ट की डिफेक्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी बन जाता है कि बताओ इनमें से कौन सा ऐसा सॉलिड है जो फ्रैंकल एंड शॉर्ट की डिफेक्ट दोनों शो कर सकता है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, AgBr कैन शो फ्रैंकल एज वेल एज शॉर्ट की डिफेक्ट, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपका इस साल बन सकता है, तो ध्यान रखना है इसका भी। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, तो 16 का हो गया आपका डी, ठीक है, चेक कर लें। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कोल्ड ड्रिंक बोतल कंटेन 200 मिलीलीटर लिक्विड इन विच CO2 इज 0.1 मोलर, मोलरिटी दे दी है 0.1 मोलर, है ना। कंसिडरिंग CO2 इज एन आइडियल गैस, द वॉल्यूम ऑफ द डिजॉल्व CO2 एट STP, आपको इसका वॉल्यूम पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है। तो कोल्ड ड्रिंक बोतल कंटेन 200 मिलीलीटर लिक्विड, वॉल्यूम तो ऑलरेडी दे भी रखा है, 200 मिलीलीटर लिक्विड दे रखा है, इन CO2 इज 1 मोलर, मोलरिटी दे दी है इसकी 1, CO2 आइडियल गैस मान लेते हैं, तो कितना होगा। तो सबसे पहले आप लोग इसके मोल्स निकाल लो, तो मोल्स, मोलरिटी का फॉर्मूला लगाओगे तो मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। मोलरिटी की 0.1, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से निकलेंगे, वॉल्यूम इज 200 मिलीलीटर, उसको लीटर में कन्वर्ट करोगे, डिवाइड बाय 1000 कर दोगे, 2 0 से 2 0 कट गया, 10 ऊपर चले गया, 0.1 इज इक्वल्स टू 10 n/2, तो 2 5 जा हो गया, 5 नीचे आ गया। आ रही बात समझ में, ऐसे करा तो कितना आ जाएगा, 0.1 200 डिवाइड बाई 1000, क्योंकि लीटर में चाहिए ना और यहाँ पर मिलीलीटर में गिवन है, तो ये हो गया आपका 0 0, 10 ऊपर चले गया, 2 5 जा, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया आपके, यहाँ पर लिख देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए आपके 0.1 डिवाइड बाई 5, ठीक है, 10, तो 1/50 आ गया, ठीक है। तो इतने आपके नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, इसको सॉल्व करोगे आप लोग, कितना आ जाएगा, 1/5, 5 to 10, 0.2 एंड 0.02 आ जाएंगे, ठीक है। तो आपके नंबर ऑफ मोल्स आ गए कितने, 0.02। अब आपसे बोल रहा है कि कितना वॉल्यूम CO2 क्या करेगा, आइडियल गैस है, वॉल्यूम ऑफ CO2 डिजॉल्व, कितना वॉल्यूम ऑफ CO2 डिजॉल्व हुआ होगा। तो इतने मोल्स आ गए। अब आपको पता है कि भैया एक मोल में कितना वॉल्यूम डिजॉल्व होता है, ऑप्शन देखो, लीटर में गिवन है, तो 22.4 लीटर, पता है ना आप लोग को। STP में जब एक मोल होता है तो कितना गैस डिजॉल्व होता है, 22.4 लीटर्स। अब आपके मोल्स कितने निकले हैं, 0.02 में कितना होगा, एक मोल में अगर इतना होता है तो इसमें x होता होगा, तो सॉल्व कर लो, तो x कितना आ जाएगा, 22.4 इंटू 0.02, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग, 10, यहाँ से 2 0 आ गए, तो इसको डबल 448 डिवाइड बाई 1000, मतलब 0.448
0.448, तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? यस, डी हो जाएगा, दिख रहा है ना 0.448, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आपका जो 17 है उसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बात समझ आया? सिंपल क्वेश्चन है। मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाओगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो एक बार फॉर्मूला लगने के बाद आप लोग क्या करोगे, उसके बाद आप लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया, तो नंबर ऑफ मोल 0.02 आ गए। और ध्यान रखना है, यहाँ पर लीटर में होता है तो मिलीलीटर में गिवन है, इसलिए 1000 से डिवाइड करा। नंबर ऑफ मोल्स जैसे ही पता चला आपको, तो नंबर ऑफ मोल्स के बाद आप लोगों ने क्या करा, आपको ये चीज़ पता रहती है कि एक मोल में 22.4 लीटर्स होता है, तो इतने मोल में कितना होगा? x होगा, तो इसको सॉल्व कर लिया। x = 22.4 इंटू 0.02 डिवाइड बाय 1, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा 0.048 आ जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, सो 17 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 कहता है RX में Na ड्राई ईथर डालेंगे तो क्या बनेगा? तो RX मतलब क्या होता है आपका? एल्काइल हाइड। Na ड्राई ईथर मतलब वुड्स रिएक्शन है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो वुड्स रिएक्शन डालोगे तो क्या मिल जाएगा? एल्केन मिल जाएगा, है ना। NRX हो गया, तो इसमें क्या डाल रहे हो? 2 मोल, तो आपको क्या मिलेगी? N एल्केन मिल जाएगी, समझ रहे हो? RR, सो यू विल गेट द एल्केन, यू विल गेट एल्केन। एंड इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? वुड्स रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ है, 2N एल्कीन सोडियम हैलाइड अल्कोहल N एल्केन, तो सीधा सा N एल्केन, एल्कीन नहीं मिलती है, एल्केन। दिस इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन, तो पता होगी ना आप लोग को, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। सो वी विल गेट द वुड्स रिएक्शन, ऑप्शन डी हो जाएगा 18 का। 19, द बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक फ्रॉम द फॉलोइंग इज टेट्रासाइलिन। ठीक है, ये नोट्स का क्वेश्चन है डायरेक्टली, जो मैंने आपको नोट्स दिए थे, तो आप लोग बाकी बच्चों ने भी पढ़ा ही होगा ये क्वेश्चन। बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होते हैं, बैक्टीरियोसाइटिक क्या होते हैं, एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं, एंटीपायरेटिक ड्रग्स क्या होते हैं। ठीक है, सारे आप NCERT अगर रीड कर लेंगे तो उसमें सारे दे रखे हैं, आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, ओके, तो क्या हो गया? टेट्रासाइलिन हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, नाइट्रो एल्केन आर ऑब्टेन इन लेबोरेटरी फ्रॉम प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल हाइड बाय द एक्शन ऑफ AgNO2, है ना। आप लोग को पता है AgNO2 जो हो सकता है वो, मतलब NO2 क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। वो N की तरफ से भी अटैक कर सकता है और O की तरफ से भी अटैक कर सकता है। तो अगर KNO2 डालते हैं तो हमें ONO बनता है, और अगर AgNO2 डालते हैं तो N की तरफ से अटैच होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, डायरेक्ट 20 का ए। ठीक है, 20 का ए। समझ रहे हो बात? ये रिएक्शन विद एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल आप लोगों को बताया होगा, 2 टाइप, मतलब अगर एल्काइल हाइड में AgNO2 डाल दिया जाता है और KNO2 डाल दिया जाता है, तो प्रोडक्ट डिफर कर जाते हैं। AgNO2 में आपके क्या बन जाता है? NO2 बन जाएगा, है ना। AgNO2 में क्या होगा? एल्काइल हाइड हटेगा और NO2 बनेगा, और अगर KNO2 डालते हैं तब क्या बनेगा? ONO बनता है, ONO। ठीक है, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। सो अभी आपको क्या बोल रहा है? नाइट्रो एल्केन पूछ रहे हैं, तो दिस इज द नाइट्रो एल्केन। एंड नाइट्रो एल्केन कब बनेगा? जब AgNO2 के साथ हम रिएक्शन कराएंगे। सो 20 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 21 का क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड हैज़ द मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ। तो मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ कहाँ होती है? जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा, या फिर इन अदर वर्ड जो 2 एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में एक दूसरे से ज़्यादा दूर होंगे, है ना। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा कहाँ होता है? जब 2 एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के अंदर एक दूसरे से जितना ज़्यादा दूर होगा, एक S ब्लॉक का होगा या S ब्लॉक में होगा, एक P ब्लॉक का, P ब्लॉक के लास्ट वाला होगा, जितना ज़्यादा दूर होते हैं पीरियोडिक टेबल में एक दूसरे से, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होता है? डिफरेंस होता है ना। तो ऑप्शंस क्या क्या है आपके पास? CO तो बगल बगल में है, CH हो सकता है, CC तो एक ही हो गया, CN बगल बगल में, सीधा सा आंसर हो जाएगा B, CS। ठीक है, तो 21 का हो जाएगा बी, क्योंकि H यहाँ पर होता है और C यहाँ पर होता है, बाकी नाइट्रोजन यहाँ पर होता है, ऑक्सीजन। तो देखो CN भी पास है, CO भी पास है, CC तो यहीं पर, और CH एक दूसरे से क्या है? पीरियोडिक टेबल में बहुत दूर है। तो अगर एक दूसरे से दूर है तो देयर इज अ मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन CH, एंड जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना बड़ा क्या होता है? बॉन्ड होता है। ठीक है, मतलब बॉन्ड लेंथ उतनी बड़ी होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 21 का बी हो जाएगा। ओके, 22 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कंपाउंड फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है आपके? जिसके अंदर सेम मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, है ना। होमोजीनियस मिक्सचर और पूरा प्रॉपरली क्या हो जाए? घुल जाए।
तो फिनॉल एंड वाटर दोनों की सेमी कैरेक्टरिस्टिक्स है, पोलर दोनों ही हैं, तो वो एक दूसरे में बहुत ईजिली क्या हो सकते हैं, घुल जाएंगे। ठीक है, तो इट विल फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर। और शुगर बेंजीन में एक नॉन पोलर है, पोलर है, तो तब दिक्कत देता है। तो डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा, 22 का ए हो जाएगा। ठीक है, मतलब जहाँ पर दो चीज़ें इजीली क्या करें, घुलें और कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाए, है ना, दैट विल फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर। अगर शुगर को पानी में डाल देता तब अगेन होमोजीनियस मिक्सचर बन सकता था, क्योंकि बेंजीन हमारा नॉन पोलर होता है, बेंजीन पोलर नहीं है, शुगर पोलर है ना। तो अगर शुगर इन वाटर होता दैट विल ऑल्सो फॉर्म द होमोजीनियस मिक्सचर, बट ये नहीं बनेगा। ठीक है, शुगर बेंजीन का मिक्सचर। तो आंसर क्या रहेगा हमारा, फिनॉल एंड वाटर, 22 का ए। समझ लो का इस बात। ओके, 23 क्या होता है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड क्रिस्टलाइन फॉर्म इज कॉल्ड मेकिंग निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, आइसलैंड स्पार। ये भी डायरेक्ट नोट्स का क्वेश्चन आ गया। CaCO3 का यूज़ करते हैं हम निकोल प्रिज्म बनाने के लिए, कैल्शियम कार्बोनेट या इसको आइसलैंड स्पार भी कहा जाता है। ठीक है, ये आप लोग को ऑप्टिकल केमिस्ट्री के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 24th क्वेश्चन क्या कहता है, 2 इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, तो यहाँ से देखो 18 से 23 के क्वेश्चन चेक कर लो अपने, यही आंसर है आप लोग का कि नहीं आया। नाउ वी विल डिस्कस 24th क्वेश्चन। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, 2 इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कंटेनिंग कॉपर सल्फेट। 2 इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का है और एक आपका है सॉल्यूशन मोल्टन AlCl3। एक आपके ले लिया है AlCl3। इन दोनों को क्या करा है, आपस में हमने कनेक्ट करा हुआ है। ठीक है, सीरीज में, सीरीज कनेक्शन है इन दोनों का। इफ़ इन इलेक्ट्रोलिसिस 0.4 मोल्स ऑफ कॉपर, इसके कितने मोल्स मिल रहे हैं आपके, 0.4 मोल्स मिल रहे हैं। ठीक है, डिपॉजिटेड कैथोड ऑफ द फर्स्ट सेल द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al, तो इसके आपको मोल्स बताने हैं। तो ठीक है, फैराडेज का सेकंड लॉ लग जाएगा। बस एक छोटी सी दिक्कत तो क्या, छोटा ट्विस्ट दे दिया है। फैराडे का सेकंड लॉ आपको पता है, W1/W2 = E1/E2। ठीक है, ये आपको पता है। E1 E2 आप लोग निकाल सकते हैं, बट द थिंग इज W1 W2 गिवन होता है, पर यहाँ पर मोल्स दिए हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला पता ही होगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है बेटा, होता है ना। तो वेट कितना आ जाएगा, अगर हम कॉपर की बात करता हूँ मैं, तो वेट ऑफ कॉपर कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स दे रहे कॉपर के 0.4, वेट ऑफ कॉपर कितना आ जाएगा 0.4 इंटू मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट 63.5 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर से, कितना हो गया। ठीक है, वैसे इसको सॉल्व नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, क्योंकि आगे वो कट ही जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट में भी मॉलिक्यूलर वेट यूज होता है। इसको एज इट इज छोड़ते हैं, चलो। तो वेट ऑफ कॉपर इतना आ गया। अब इसको उठा के यहाँ पुट करो तो कितना आ गया वेट, ये W ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल। तो यहाँ वेट ऑफ कॉपर को पुट करेंगे, कितना आ गया 0.4 इंटू 63.5। वेट ऑफ एल्यूमिनियम हम निकाल लेते हैं, दिस इज 2। वेट ऑफ एल्यूमिनियम यहाँ निकल जाएगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर क्या होगा 63.5। वेट मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी, वैलेंसी क्या होगी 2+, है ना, डिवाइड बाय 2। भैया कॉपर 2+, C2+ आयन देता है ना, एंड एल्यूमिनियम क्या देगा 3+ आयन, तो यहाँ वैलेंसी क्या हो जाएगी 3+। समझ लो बात। ओके, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सेकंड मतलब एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, एल्यूमिनियम का मॉलिक्यूलर वेट क्या हो रहा है 27 और इसकी वैलेंसी कितनी है 3। समझते हो गाइस, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी या चार्ज। अलग अलग तरीके हैं इक्विवेलेंट वेट निकालने के। जिसको नहीं पता है, मेरा एक वीडियो है इक्विवेलेंट वेट के ऊपर, वो आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ आप लोग को समझ आएगा इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। तो बस आपका तैयार हो गया, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। W2 आएगा, इससे कट गया। ठीक है, तो कितना आ गया 0.4 डिवाइड बाई W2 इज इक्वल्स टू 2 तो नीचे चले गया, 3 ऊपर चले गया, 3 डिवाइड बाय 27 इंटू 2 ऐसा हो गया। W2 इधर आ जाएगा, W2 कितना हो जाएगा 0.4 इंटू 27 इंटू 2 डिवाइड बाय 3 और 9 से कट जाएगा, 9 3 जा हो गया, 9 2 जा 18 इंटू 0.4। तो सॉल्व कर लोगे इसको, कितना हो गया 10 कर लो चलो। तो 2 3 कैरी 72.10, तो कितना आ गया आपका 7.2 ग्राम आ गया आपका वेट। ठीक है, तो 7.2 आ गया ग्राम। बट द थिंग इज, आपको क्या पूछा है, इसके नंबर ऑफ मोल्स पूछे हैं, नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। पर आपने अगर वेट निकाल लिया तो इसको यहाँ पुट कर दोगे। वेट का वेट नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन मोलर वेट। तो वेट आ गया आपका 7.2
और मोलर वेट कितना होता है एल्यूमिनियम का 27 है ना, तो इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो 7.2 डिवाइड बाय 27 अगर आप लोग करते हैं कितना आंसर आता है, 7.2 डिवाइडेड बाय 27 तो कितना 0.26 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके कितना मोल आ गया, 0.26 आ गया। दिस विल बी योर आंसर। कोई ऑप्शन दे रखा है ऐसा, कौन सा क्वेश्चन है, 0.27, यस, तो आंसर बी हो जाएगा। क्लियर हो गया, 0.26 तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सो 24 का बी। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, वैसे वेट ही पूछा जाता है, पर यहाँ पर मोल पूछ लिया है, पर कोई बात नहीं, आपको फॉर्मूला तो पता है, नंबर ऑफ मोल्स का क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो पहले हमने क्या करा, एल्यूमिनियम के वेट निकाल लिया अपना फैराडेज सेकंड लॉ का यूज़ करके, और फिर इस फॉर्मूले में पुट करके अपना नंबर ऑफ मोल्स आ गया। ठीक है, सो ये हो गया गाइस आपका 24th क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट is your 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन क्या कहता है, मेंडेलोनाइट्राइल इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन साइनाइड एंड बेंजल्डिहाइड, है ना। हाइड्रोजन साइनाइड एंड बेंजल्डिहाइड की जब रिएक्शन हम करवाते हैं तब आपका क्या मिलता है, मेंडेलोनाइट्राइल मिलता है। थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन हो गया, मेंडेलोनाइट्राइल का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, तभी जाके आप मेंडेलोनाइट्राइल है ना, हाँ, आपका ये बन पाएगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेंडेलोनाइट्राइल्स। ठीक है, अगर ये पता है तब आपको पता रहेगा, वैसे रिएक्शन देखी होगी आप लोगों ने, तो डायरेक्टली आप बता दोगे कि HCN को जब हम किसी के साथ रिएक्शन कराते हैं, बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, तब यू विल गेट द मेंडेलोनाइट्राइल। तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका क्या, बी। 26 क्या कहते हैं, द आयनिक चार्ज ऑन क्रोमेट आयन एंड डाइक्रोमेट आयन। ठीक है, 26 सो डाइक्रोमेट क्या होता है आपको पता होगा, Cr2O7 दिस इज योर डाइक्रोमेट। ठीक है, मैं बोलता रहता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड क्रोमेट क्या होता है, CrO4 दिस इज योर क्रोमेट। ठीक है, दिस इज योर क्रोमेट आयन एंड दिस इज योर डाइक्रोमेट आयन। तो चार्ज कितना होता है दोनों में, तो देख लो चार्ज कितना है दोनों में, 2 - है ना। सो 26 का क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कभी कभी इनका स्ट्रक्चर भी पूछ लिया जाता है। स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर पता है आपको डाइक्रोमेट का, Cr 1 O 2 O 3 O, एक बीच में हो जाएगा, फिर एक Cr 1 2 3, ये स्ट्रक्चर हो गया इसका डाइक्रोमेट का। क्रोमेट में क्या होगा, Cr 4 O 1 2 3 4, और ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट आयन। ठीक है, मतलब सॉरी, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट आयन एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट आयन। तो स्ट्रक्चर भी ध्यान रखना है आप लोगों को, और इनके नाम एंड फॉर्मूले थोड़े से ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो ये हो गया आपका डाइक्रोमेट एंड क्रोमेट में। आपसे पूछ रहा है चार्ज कितना कितना होगा, तो इसमें भी -2 है, इसमें भी -2 है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ठीक, ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 क्या बोलता है, क्वेश्चन 27 बोलता है आपका, इन द रिएक्शन C6H5COCH3, C6H5COCH3 ये आपका है एसिडोफिनॉन। एसिडोफिनॉन में क्या डाल रहे हो तुम, ZnHg डाल रहे हो, जिंक Hg। भाई कौन सी रिएक्शन हो गई, क्लेमेंसन रिडक्शन हो गई। क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या बनता है, एल्केन बन जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्केन में। तो ये वाला ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में, तो CH2CH3 बन जाएगा। ठीक है, क्या आंसर दे रखा है, मतलब ऑप्शन दे रखा है इसका क्या, इथाइल बेंजीन। यस, तो 27 का डी हो जाएगा। ठीक है, इथाइल बेंजीन, दिस इज द क्लेमेंसन रिडक्शन। दो टाइप की रिएक्शन थी जो कार्बोनिल ग्रुप को एल्केन में कन्वर्ट करती है, कौन कौन सी कही, क्लेमेंसन थी और एक वुल्फ किस्नर थी, वुल्फ किस्नर, है ना। वुल्फ किस्नर में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, NH2 और क्लेमेंसन में जिंक HgHCl होता है। ठीक है, सो दिस इज द क्लेमेंसन रिडक्शन। तो दोनों ही रिएक्शंस का काम ये होता है, कार्बोनिल ग्रुप दैट इज एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, वो एल्केन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कोई सा भी पूछा जा सकता है, अगर यहाँ पर ये भी गिवन होता, जिंक Hg की जगह NH2 भी गिवन हो, तभी भी हमारी क्या होती, सेम रिएक्शन होती। ठीक है, दैट इज द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स टू एल्केन्स बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो अगर जिंक Hg यूज करते हैं तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड क्लेमेंसन रिडक्शन, NH2 यूज करते हैं तो दिस इज कॉल्ड वुल्फ किस्नर रिडक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 28। तो 27 का हो गया आपका डी, चेक कर लें आप लोग।
नाउ क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CONH2। ठीक है, तो इसमें पहले पूरे यूरिया का मॉलिक्यूलर मास आप लोगों को पता होगा, निकाला होगा आप लोगों ने, कितना होता है 60 होता है, ये तो याद रखने वाली भी चीज़ है। तो कार्बन का परसेंटेज कितना होगा 12, एक ही कार्बन है, डिवाइड बाई 60 × 100 हो गया परसेंटेज ऑफ सी, है ना। सॉल्व कर लो कितना आता है, 12 100 डिवाइड बाई, वैसे तो हो ही जाएगा 60, ज़्यादा कैलकुलेटर की भी ज़रूरत नहीं है वैसे इसमें तो, है ना। 0 से 0 कट गया, 120 हो गया, 120 बाई 6, 6 दूनी 12, 0 तो 20%। देखो ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, यस 28 का ए हो जाएगा। ठीक है, सो 28 का आंसर क्या हो जाएगा गाइस, ए 20%। ओके, नेक्स्ट इज 29। क्वेश्चन क्या कहता है, अल्फा ब्यूटाइलिन व्हेन सब्जेक्टेड टू हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन यील्ड्स। ठीक है, अल्फा ब्यूटाइलिन का मतलब क्या होगा, 4 कार्बन है। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, ब्यूटाइलिन 1 2 3 4 और यहाँ पर ये ग्रुप जुड़ा है, सो दिस इज कॉल्ड ब्यूटाइलिन या अल्फा ब्यूटाइलिन बोल देते हैं। इसका जब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में आपको पता है एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग एडिशन होता है, और एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग एडिशन होता है तो जो OH ग्रुप होता है वो कहाँ जुड़ता है, इसमें जुड़ता है ना। इट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, में हमने देखा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग यहाँ बनेगा, तो ये बन गया। तो क्या बना है, तो आपका हो गया डी, नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल, सॉरी सी 1 2 3 4 एन ब्यूटाइल एल्कोहल, डी हो गया। तो सिंपल क्वेश्चन, समझ रहे हो। तो ब्यूटाइलिन ले लिया आप लोगों ने, ब्यूटाइलिन का मतलब 1 2 3 4 4 कार्बन, तो ब्यूट, और फर्स्ट पोजीशन में डबल बॉन्ड। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराएंगे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हमें पता था, हमने 2 चीज़ कराई थी, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कराया था, एक हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराया था। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन होता है तो OH यहाँ जुड़ता, और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है तो OH यहाँ जुड़ता है, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव एडिशन काम होता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये क्या है आपका, ये है आपका नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल हो गया, तो सी हो गया, नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक है, 29 का सी, एन ब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक, ओके, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, कैलकुलेट वेंट ऑफ फैक्टर फॉर 0.2 मोलर एक्वा सोल्यूशन KCl विच फ्रीजेज एट -0.680 डिग्री सेल्सियस, KF दे रखा है। तो लगा लो फॉर्मूला, डेल्टा TF = I × KF × M, ये फॉर्मूला लग जाएगा, I निकल जाएगा, डेल्टा TF डिवाइड बाई KFM। डेल्टा TF आपको दे ही रखा है, कितना है 0.680, माइनस को हटा दिया जाता है, ट्रिक बताई थी मैंने आप लोग को। KF कितना दे रखा है 1.86 एंड मोलैरिटी दे रखी है 0.2। बस सॉल्व कर लो, डायरेक्टली आ जाएगा। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेता हूँ मैं, कितना है 0.680 डिवाइडेड बाय 1.86 डिवाइडेड बाय 0.2, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.83, यस। तो आंसर आ जाएगा आपका 1.83, बी आंसर। ठीक है, तो 30 का आपका हो गया, 30 का आंसर हो गया गाइस बी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 31। ठीक है, तो 29 का सी एंड 30 का बी। 29 में ध्यान रखना, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन भी पूछा जा सकता है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में मार्कोनिकोव एडिशन होता है, एंड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होता है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन 31 क्या कहता है, विच अमंग द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कंपाउंड इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाय सॉल्वेयर प्रोसेस। तो NaCl, ये तो आपको बेसिक सा क्वेश्चन आ गया। कौन सा क्वेश्चन था ये, 31। ठीक है, कौन सा है 31, NaCl का यूज़ करते हैं, NaCl NH3 एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन सी दिख ही रहा है हमें, है ना। इन्हीं का यूज़ करते हैं ना हम लोग सॉल्वेयर प्रोसेस में रॉ मटेरियल के तौर पे, तो सी हो गया 31 का। फिर 32 क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज़ द HSS बॉन्ड एंगल इन H2S। H2S में बॉन्ड एंगल क्या होगा, तो H2O में बॉन्ड एंगल क्या होता है गाइस, H2O में बॉन्ड एंगल होता है
कितना होता है 105 डिग्री के अराउंड होते हैं, है ना, 104 पॉइंट कुछ। तो इसका क्या होगा, उससे कम ही होगा। तो कितना कम होगा, 104 या 105 से जस्ट नीचे क्या है 92 है, तो H2 इसका हो जाएगा 92B। हम लोग को पता है ना डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल घटता है, H2O, ध्यान रखना, H2O का बॉन्ड एंगल H2S H2SC। तो अगर बॉन्ड एंगल की बात करते हैं हम लोग, बॉन्ड एंगल की, तो डाउन द ग्रुप जाते हुए बॉन्ड एंगल क्या होता है, घटता रहता है। तो H2O का 104.5 या 105 डिग्री होता है, 104.5 होता है। तो H2S का क्या होगा, उससे जस्ट कम होगा। उससे जस्ट कम कौन सा दिख रहा है, उसके जस्ट बाद वाला, मतलब उससे छोटा। तो उससे छोटा आपको 92.1 दिख रहा है, तो इसका 92.1 हो गया, इसका 91 हो गया, और इसका 90 हो गया, ठीक है। तो आंसर कितना हो गया, 92.1 डिग्री हो जाता है, 32 का बी हो जाएगा, यस, ठीक है, चेक कर लो 32 का बी। ओके गाइस, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33 देख लेते हैं। 33 क्या कहता है, केज द हेनरीज कांस्टेंट हैज अ यूनिट। हेनरीज लॉ कांस्टेंट क्या, हेनरी लॉ क्या कहता है कि जो सॉलिबिलिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, सॉलिबिलिटी इज इक्वल्स टू KH इंटू P, ये होता है। तो KH की यूनिट क्या होगी, सॉलिबिलिटी डिवाइड बाय प्रोडक्ट, और सॉलिबिलिटी इज द कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर डिवाइड बाय प्रेशर, क्या हो जाएगा ATM। तो क्या आंसर हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स ATM इनवर्स, है ना। या फिर लीटर को हम क्या बोल सकते हैं, DM क्यूब बोल सकते हैं। लीटर को क्या बोला जा सकता है, DM क्यूब, और इनवर्स है तो माइनस में, है ना। आप लोग समझते हैं ना, लीटर इज इक्वल्स टू 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 DM क्यूब। तो अब लीटर इनवर्स है तो ये क्या हो जाएगा, DM क्यूब इनवर्स, मतलब ये भी बोला जा सकता है। तो ऐसा देख लो, ऑप्शन कोई दिख रहा है क्या, ATM, लीटर इनवर्स, या फिर DM क्यूब इनवर्स एंड ATM इनवर्स, यस। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो 33 का गाइस आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन 34th क्वेश्चन क्या कहते हैं, फॉर द कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन टू ओजोन इन द एटमॉस्फेयर, नाइट्रिक ऑक्साइड इन गैसेस फेस एक्ट एज NO। ऑक्सीजन को ओजोन में कन्वर्ट करना है, ये भी है NO है, यहाँ ले रहे हैं। तो देखो भैया, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। जब तीनों ही गैस होते हैं तो क्या होता है, होमोजीनियस कैटालिसिस होता है ना। अगर इसका फेस अलग होता है, इनका फेस अलग होता है, तो दैट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो क्या आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा 34 का सीधा होमोजीनियस कैटालिसिस। क्योंकि जब रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का और कैटालिस्ट का जब फेस सेम होता है तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड होमोजीनियस कैटालिसिस। एंड अगर अलग अलग फेस होगा, लाइक जैसे ये एक एग्जांपल लेता हूँ, N2+3H2 टू गिव 2NH3, है ना। इसके अंदर हम लोग Fe लेते हैं, तो Fe किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, सॉलिड, और ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, गैसेस। सो यहाँ पर इट विल बिहेव एज एन हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, क्योंकि यहाँ पर इसका और इसका फेस क्या है, अलग है, गैस है, सॉलिड है। बट यहाँ पर ये गैस है और ये भी गैस है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड होमोजीनियस कैटलिस्ट। सो 34 का आंसर क्या हो जाएगा गाइस, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 34 आपका देखो क्वेश्चन, उसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो इस पार्ट में हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं, इतने क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलते हैं रिमेनिंग बचे हुए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।